तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स में इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएं और साथ में फिजिक्स की लैंग्वेज को आसानी से समझ पाएं। तो आज जो हम पढ़ने वाला टॉपिक होगा वो हमारा होगा सेल के कॉम्बिनेशन किस तरीके के होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल का टोटल ईएमएफ क्या निकलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल का टोटल ईएमएफ क्या निकलता है। ये वाला टॉपिक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड के लिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो कितना कोई भी बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे इस वाले टॉपिक को थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, क्योंकि थोड़ा इसका लास्ट में आंसर निकालना मुश्किल होता है। या फिर बोर्ड में तो 3 या 4 नंबर का तो एक्सप्रेशन आ जाता है कि प्रूव करो कि अगर 3 सेल सीरीज या पैरेलल में लगी हो तो उनका नेट ईएमएफ क्या होता है या फिर नेट रेजिस्टेंस क्या होता है। सो आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी, जिसमें मैंने ये बताया था कि ईएमएफ वोल्टेज में क्या अंतर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ या फिर नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ अ सेल व्हेन दे वाज कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास पहले हम सीरीज वाला करते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो हमें 2 सेल 3 सेल, चलो हम 3 सेल का लेके चलते हैं। पेपर में 2 का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है। 4 का तो मुश्किल ही पूछेगा, 2 का बहुत स्टैंडर्ड हो गया, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 का ही पूछ लेगा। तो हम क्या मान के चलते हैं कि मेरे पास 3 सेल है। पहले सेल का ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। दूसरी सेल का ईएमएफ कितना है A2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। तीसरी सेल का ईएमएफ कितना है A3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R3। ये मेरे पास 3 सेल है और पहली सेल का ईएमएफ अलग है, इसका ईएमएफ अलग है, इसका ईएमएफ अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, सबका रेजिस्टेंस अलग है। अब इनमें करंट सेम जा रहा है, आई की वैल्यू जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू है और वो आई की वैल्यू है। अगर इसका अलग अलग ईएमएफ है तो इनका वोल्टेज भी अलग होगा। इसका वोल्टेज V1 माना जाएगा, इसका वोल्टेज V2 माना जाएगा, इसका वोल्टेज V3 माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में मिलाकर कितना वोल्टेज है, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, तो आप बोलोगे भाई V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो नापा जाएगा। हमने अपने पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू E माइनस IR होता है, ये तो होता है। अच्छा, अब मैंने फिर अपना एक कंसेप्ट याद करना है क्या, अगर मैं इन 3 सेल की जगह एक सेल लगा दूं, है ना, इन 3 सेल की जगह क्या लगा दी, एक सेल। जो काम ये तीनों सेल मिलकर कर रही है वो काम ये अकेली सेल कर रही है, जिसका ईएमएफ कितना है A। जो काम ये तीनों रेजिस्टेंस कर रहे हैं वो काम इसका खुद इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है R। जो जितना करंट ये तीनों बना रही है मिलकर उतना ही करंट कौन बना रहा है, ऐसे करके। ठीक है, हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को कोई बात नहीं, हमें समझना आया तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि करंट सेम है। ठीक है, तो क्या हो गया E और R और I। ठीक है, जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं वो काम ये वाली सेल अकेले कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इन तीनों के बराबर ही है, तो इसका नाम क्या होगा E इक्विवेलेंट, इसके रेजिस्टेंस का नाम क्या हो गया R इक्विवेलेंट, और करंट क्या है सेम। तो ये भी इसका क्या होगा वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज क्या होगा, तीनों का V1 V2 और V3। ठीक है, तो जो हमारा नेट वोल्टेज होगा वो क्या होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर मैं इस वाले वोल्टेज की बात करूं तो इसमें क्या है V इक्वल्स टू E माइनस IR फॉर्मूला लगाना है हमें। तो E की जगह क्या आएगा E इक्विवेलेंट, I तो सेम है दोनों के लिए, तो I की जगह क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट। क्या था मेरा फॉर्मूला क्या बना, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इजी था। अब देखो V1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पे इस वाली वोल्टेज के लिए कराया था, मुझे वाली वोल्टेज के लिए करनी है। अगर मैं यहाँ V की जगह V1 लिखूंगा तो मैं ईएमएफ में कौन सा मानूंगा E1, करंट I मानूंगा, रेजिस्टेंस का मानूंगा R1। तो V1 की वैल्यू क्या होगी E1 माइनस IR1। सिमिलरली इसी क्या होगी E2 माइनस IR2, और सिमिलरली अगले वाली क्या होगी E3 माइनस IR3। सही है, अब देखो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं सारी E1 E2 और E3 एक साथ लिख लूँ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई, इक्वेशन तो है, इन सबको मैंने एक साथ लिख लिया, माइनस I कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया R1 R2 और R3। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो आप एक बात नोटिस करोगे क्या, कि एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के बाद I के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नेगेटिव साइन से पहले सारी चीज ईएमएफ वाली है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन से पहले सारी चीज ईएमएफ वाली है, नेगेटिव के बाद एक करंट आ रहा है, ठीक है भाई, और करंट के साथ मल्टीप्लाई में क्या है R इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब जो काम ये करेगा वो काम ये अकेला कर रहा है, और जो काम ये तीनों करेंगे वो काम ये अकेले कर रहा है। तो E इक्विवेलेंट का आंसर क्या हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3। सिमिलरली R इक्विवेलेंट का आंसर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो इसका नेट वोल्टेज होगा वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या काम करता है, अगर हमारे पास जितनी भी सेल होती है उनको हम सिंपल सा प्लस कर देते हैं उनके ईएमएफ को, उनके रेजिस्टेंस को भी हम सिंपल से ऐड कर लेते हैं, और बाद में उससे एक नेट ईएमएफ या फिर नेट रेजिस्टेंस बना देते हैं उस वाले पूरी कंप्लीट सेल का, अगर वो सब किस में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है,
और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है उसको पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से अपनी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मान के चलते हैं, 3 सेल लेके चलते हैं कि भाई एक मेरे पास ये वाली सेल है जिसका ईएमएफ कितना है E1, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। दूसरी सेल है जिसका ईएमएफ कितना है E2, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। तीसरी सेल है जिसका ईएमएफ कितना है E3, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3। अच्छा, जो भी करंट चलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसमें से करंट कितना जाएगा I3, इसमें से कितना जाएगा I2, इसमें से कितना जाएगा I1। जितना इनमें से जाएगा सिमिलरली इतना वापस भी आएगा। तो हम क्या मान के चलते हैं, हमारा पूरा सर्किट बन गया और यहाँ पे हमारे I की वैल्यू निकलती है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हमें अपनी इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। जब हम एक सेल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ते, जब हमने डिस्चार्जिंग पढ़ा तो हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि जो हमारी V की वैल्यू होती है वो क्या होती है E माइनस आई आर, जो हमने अपने प्रीवियस वाली वीडियो में भी पढ़ी है। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I की वैल्यू होगी E माइनस वी अपॉन आर। क्या होगी, E माइनस वी अपॉन आर। तो कहने का मतलब EMF माइनस वोल्टेज अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मेरे क्या निकल गया I। अच्छा, फिर अब मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा। मैं क्या मानता हूँ कि भाई मैं इन तीनों सेल को एक सेल मान रहा हूँ, या जो काम ये तीनों सेल मिलकर कर रही है वो काम ये अकेली सेल कर रही है, इसका नाम क्या है इक्विवेलेंट। जो काम ये तीनों रेजिस्टेंस कर रहे हैं वो एक काम एक अकेला रेजिस्टेंस कर रहा है जिसका नाम क्या है आर इक्विवेलेंट। उसमें कितना करंट जा रहा है I, और यहाँ भी कितना जा रहा है I, तो उसका वोल्टेज क्या माना जाएगा V। ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज V है और इस सब पैरेलल में, तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा V, और यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा V, और यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा V। तो इन तीनों केस में वोल्टेज क्या होगा सेम, करंट क्या होगा डिफरेंट। अगर वोल्टेज सेम होगा तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो आप क्या बोलोगे कि जो हमारी I की वैल्यू है वो क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि मेरे पास 3 सेल है तो मैं 3 सेल का लिखूंगा, अगर मेरे पास 4 सेल होते तो मैं 4 सेल का लिखता। तो I की वैल्यू निकल गई। I का फॉर्मूला होता है E माइनस वी अपॉन आर। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे मेरा I का फॉर्मूला क्या निकलेगा, E इक्विवेलेंट माइनस वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये तो निकलेगा। तो अगर इस वाले I की वैल्यू क्या रखी जाएगी, E इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैं अगर I1 के बारे में बात करूं तो I1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, अगर यहाँ मैं 1 लगाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 1, और आर की जगह क्या लिखा जाएगा 1। तो क्या हो गया E1 माइनस वी अपॉन R1। ठीक है, ऐसे I2 के लिए E2 माइनस वी अपॉन R2, ऐसे I3 के लिए तो E3 माइनस वी अपॉन R3। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपनी ये वाली इक्वेशन सोल्व कर दी। अब देखो फिर वही अपना पहले वाले केस करना है कि अगर मैं इसका एलसीएम ब्रेक कर दूं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से क्या बनेगा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3, और ये माइनस आ गया और यहाँ वोल्टेज कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, और ये क्या बचेगा 1 अपॉन R3। सिंपल सी मैथ है। हमने E वाली साइड हम एक साथ लिख ली, V वाली एक साथ लिख ली और V कॉमन ले लिया, और बाद में क्या बचता है हमारे पास C वाला। अगर मैं इसको से कंपेयर करूँ तो आप ये बात देख रहे हो, यहाँ नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद वोल्टेज है और वोल्टेज के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है। अच्छा, लेकिन हाँ अच्छा देखो, जैसे अगर इससे कंपेयर करा जाए तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो V अपॉन सॉरी ये क्या बन गया V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग। जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है V से V कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस भी तो ऐसे ही आता है 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो सिमिलरली इसका क्या दिक्कत हुई, तो हमारा क्या निकल गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप निकालो R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 R1 R3, और ये क्या हो गया R1 R2। अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाल दिया अपना आर इक्विवेलेंट, पर हमें निकालना क्या है आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट दोनों निकालने हैं। आर इक्विवेलेंट हमारा निकल गया, अब हम देखते हैं हमारा ई इक्विवेलेंट किस तरीके से आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R1 E2 R2 और ये क्या है E3 और R3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, पर इसमें दिक्कत है क्या कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट आ रहा है। तो अगर मैं इस R इक्विवेलेंट की मल्टीप्लाई इस तरफ कर दूं तो मुझे क्या बचेगा E इक्विवेलेंट, जो कि मुझे निकालना ही है। तो मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, चलो नीचे कर लेता हूँ। E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी E1 R2 R3, अब मैंने देखो एलसीएम ले लिया, प्लस E2 R1 R3 प्लस E3 R1 और R2, और नीचे एलसीएम में क्या आ गया मेरा R1 R2 और R3। ठीक है, और फिर मैंने R इक्विवेलेंट की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी वो क्या थी
R1 R2 और R3 अपॉन R2 R3 R1 R3 और ये क्या हो गया R1 और R2। ठीक है ना, ये हमारी क्या निकल की वैल्यू। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, इजी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, इतना हमने निकाल दिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R2 R3 E2 R1 R3 E3 R1 R2। ठीक है, ये तो ऐसे ही आ गया। डिवाइड होगा किससे, R2 R3 और क्या बचा R1 R3 और क्या बचा R1 प्लस R2। तो ये हमारा क्या निकल गया, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू की। जो हमारी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिंपल सी ये होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।